कहते हैं कि आईने झूठ नहीं कहते, जो चेहरे पर होता है वो दिखा देते हैं। लेकिन अगर आईना हो और चेहरा हो ही नहीं, तब कैसे कोई समझेगा? मैंने कभी किसी आसमानी ताकत पर यकीन नहीं किया था। कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि कई बार मैंने खुद चलकर, तकलीफें उठाकर ऐसी सच्चाइयां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कभी कुछ हाथ नहीं लगा। मेरा नाम सलब है। एक दफा मैंने ठान लिया था कि आज तो मैं पुरानी हवेली की सच्चाई पता लगा कर रहूंगा। पेशे से आर्किटेक्ट हूं, तो कुछ मिले ना मिले आर्किटेक्चर ही देख लूंगा। मैंने एक बैग में थोड़ा खाने का सामान रखा, थोड़ा पानी, एक टॉर्च और एक स्विस नाइफ। वहां पहुंचा तो ना ही कोई भूत मिला, ना ही इंसान मिला, यहां तक कि कोई जानवर भी नहीं था। चलिए, ये सब तो मान भी लेता, लेकिन एक बात बेहद अजीब थी। न चमगादड़ थे, न सांप बिच्छू, और ना ही परिंदों के घोंसले थे। ये मुझे बहुत अजीब लगा। अंदर पूरी हवेली का चक्कर मारा तो हर कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। बाहर हवाएं चल रही थी, बारिश थी, बादल भी गरज रहे थे, लेकिन अंदर एक भी आवाज नहीं थी। क्या गजब की सोच थी उस जमाने की, जब ये सब बनाया गया होगा। मैं तो यही सोच सोच कर खुश हुए जा रहा था कि तस्वीरें वगैरह लेकर अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई में इस्तेमाल कर पाऊंगा ऐसे डिजाइन्स, और कैमरा निकालकर तस्वीरें वगैरह ले ही रहा था, जब मैंने एक बड़ी गजब की चीज देखी। दीवारों पर नक्काशी की हुई थी, छत बेहद खूबसूरत थी, कमरे ऐसे थे कि बड़े साफ सुथरे लग रहे थे। और तस्वीर लेते लेते अचानक एक कमरे में पहुंचकर मैंने कैमरा क्लिक ही किया था, जब लगा जैसे किसी ने सामने से मेरी तस्वीर खींची हो। मैंने टॉर्च निकालकर सामने लाइट दिखाई तो आंखें चौंधिया गई। सामने कुछ भी नहीं था, बस एक आईना लगा हुआ था। मेरी तो हंसी छूट गई। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था मैं कि क्या नया दिखेगा और क्या नहीं, लेकिन निकला क्या, सिर्फ एक आईना। मैंने टॉर्च की रोशनी मारी तो सामने एक बेहद खूबसूरत, थोड़ा पुराने जमाने का, थोड़ा जंग लगा आईना लगा हुआ था, पर पूरे खंडहर में कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ एक आईना कैसे था। मैंने उसे ध्यान से देखा तो समझ आया कि बहुत ही भारी होगा, फिर भी सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। मैंने सारा सामान कंधे पर लादा और पूरी ताकत लगाकर आईना उठाया। मेरी उम्मीद से एकदम उल्टा, बेहद हल्का निकला वो आईना। मैंने आईना कंधे पर उठाया और बाहर गाड़ी की ओर जाने लगा। आंखों के कोने से आईने में ही झांक ले रहा था कि दूसरी ओर से कोई देख न ले। कुछ भी कहो, थी तो चोरी ही। मैं जैसे ही उस कमरे से बाहर निकला, लगा जैसे मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया, कदम जरा से लड़खड़ा गए मेरे, और जैसे जैसे दरवाजे के पास पहुंच रहा था, हर कमरे को पार करता जा रहा था, वैसे वैसे मुझे अपने ऊपर वजन लगातार बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। मैं किसी तरह गाड़ी तक पहुंचा। पीछे डिक्की में जब आईने को रखा, तब कहीं जाकर जरा सुकून मिला। फिर सोचा कि जल्दी जल्दी यहां से निकल लूं,
गाड़ी स्टार्ट की और निकल आया वहां से और अपनी बिल्डिंग तक पहुंचकर गाड़ी पार्किंग में लगाकर डिक्की से आईना निकाला और फिर लिफ्ट में चला गया। आईना अंदर रखकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरी आंखें खुद पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ड्राइविंग सीट छोड़कर कार के तीनों दरवाजे खुले हुए थे और मेरी आंखों के सामने तीनों दरवाजे एक के बाद एक बंद हो गए और मेरे हाथ में पकड़ी कीलिंग पर रखी मेरी उंगली जैसे किसी ने हिलाई और बटन दबा और उसके बाद गाड़ी अपने आप लॉक हो गई। पुराने जमाने का एक एंटीक हाथ लगा था। कुछ खास पुराना तो नहीं था, लेकिन जो भी था काफी अच्छा था। लेकिन अभी जो देखा, महसूस किया, उसके बाद कुछ भी समझ पाना मुश्किल नहीं था। मैंने सोच लिया था कि करना क्या है। मैंने लिफ्ट का गेट बंद किया और चुपचाप खड़ा रहा। लिफ्ट ऊपर जाने लगी और मुझे समझ में आने लगा कि मैं लिफ्ट में अकेला नहीं हूं। मेरे साथ एक तो नहीं, ज्यादा लोग हैं। दिल ही दिल में जिंदगी में कभी जिस ऊपर वाले का नाम नहीं लिया था, उसका नाम मैं लेता जा रहा था। और जैसे जैसे मेरा फ्लोर आ रहा था, मैं दिल ही दिल तैयार हो रहा था। मेरे फ्लोर पर लिफ्ट रुकी तो मैंने झट से दरवाजा खोला, आईना उठाया और लिफ्ट से निकल के पलट कर बोला, ये मेरा घर है, मेरा इलाका है, चले जाओ वरना दिक्कत में पड़ जाओगे सबके सब। और उसके बाद आईना उठाकर किसी दबंग राजा महाराजा की तरह शान से अपने फ्लैट की ओर चल पड़ा। और गैलरी में मुड़ते ही जो मैंने देखा तो पाया कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं जानता था कि मुझे घबराना चाहिए था, डरना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने अब और जिद में आकर घर में घुसने के बाद लिविंग रूम में सामने ही आईने को लगा दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे को बंद करने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में गया और एक बोतल में थोड़ा होली वाटर पड़ा था, उसे हथेली में लेकर पूरे घर में छींटे मारे जा रहा था। और उसके बाद आराम से पलंग पर लेट गया और थकान के मारे नींद भी मुझे बेहद जल्दी आई। नींद में ही मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि पूरे घर में लगातार चहलकदमी की आवाजें रह रहकर सुनाई दे रही थी। और नींद ऐसी आ रही थी कि समझ नहीं आ रहा था सपना देख रहा हूं या सचमुच ये सब कुछ हो रहा है। रात भर दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन नींद नहीं टूटी। और सवेरे जब नींद टूटी और आंखें खुली तो लगा जैसे आज के बाद कभी चैन से सो नहीं पाऊंगा। चहलकदमी की जो आवाजें सुनाई दी थी नींद में, वो सचमुच हुई थी पूरे घर में, लेकिन फर्श पर नहीं, पूरे घर की छत पर 3 अलग अलग जोड़ी पैरों के निशान थे। मैं क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर पे फोन करता तो सब परेशान हो जाते। बिल्डिंग में ही एक भैया थे, संदीप भैया, हमेशा सबकी मदद को तैयार रहते थे। सुना था कि ऐसे मामलों में भी मदद करते हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास पहुंचा और उन्हें आईने की बात छोड़कर सिर्फ पैरों के निशानों की बात बताई। वो तुरंत मेरे साथ मेरे घर पर आए और घर में घुसते के साथ ही उनका मुंह बन गया, जैसे पता नहीं मेरे घर में बदबू भरी हो, गंदगी भरी हो। चलते हुए
चारों ओर नजर दौड़ाते हुए अंदर जाने लगे तो दीवार पर लगे आईने के पास पहुंचते ही ठिठक कर रुक गए और पलटकर मुझसे कहा, मैं तो क्या तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम जानते नहीं कि तुमने क्या किया है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अब सजा भुगतने को तैयार हो जाओ। इतना कह के संदीप भैया चिल्लाने लगे, तड़पने लगे, जैसे कि उनके बदन पर किसी ने खौलता तेल डाल दिया हो। वो चीखे जा रहे थे और बहुत बहुत बुरा हाल था उनका। और चीखे भी उनकी ऐसी थी जैसे वो अकेले नहीं चीख रहे थे, उनके साथ जैसे और कई लोग मिलकर चीख रहे थे। मैं किसी तरह उन्हें संभालने उनके पास पहुंचा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उनका चीखना अचानक रुक गया। पूरे घर में जहां अभी तक इतना भयानक शोर हो रहा था, वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वो किसी बुत की तरह खड़े खड़े उस आईने में खुद को देख रहे थे। मैं उनके पास धीमे धीमे गया और कंधे पर हाथ रख के बस मैंने उनका नाम लिया, संदीप भैया, संदीप भैया, आप ठीक है? संदीप भैया पलटे, मुझे बड़ी अजीब तरीके से देखा और फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक बदहवास से पूरे घर में दौड़ने लगे और इधर उधर, कभी दीवार से, कभी फ्रिज, तो कभी अलमारी से जाकर पूरी ताकत से टकरा जाते। इससे पहले कि मैं अपनी जगह से हिल भी पाता, संदीप भैया पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो वैसे ही घबराया हुआ था और अब डर भी मुझे बहुत लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। और मेरे डरने और सोचते रहने के बीच में ही पता नहीं कब संदीप भैया दौड़ते हुए खिड़की तक गए और 8वें माले के मेरे फ्लैट की खिड़की से नीचे कूद गए। संदीप भैया ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मेरे पास एक ही मदद करने वाला था और वो भी मेरी आंखों के सामने दम तोड़ चुका था। मेरे पास यहां अपने ही घर से भागने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। लेकिन जाने से पहले मैं उस आईने को साबुत छोड़कर नहीं जाने वाला था। मेरे बाद जिसे भी वो मिलता, उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई तूफान आता। वापस उस हवेली में जाकर इसे वहां छोड़ने जितना वक्त नहीं था। मैंने वही किया जो कोई भी करता। सामने पड़ा लोहे का छोटा स्टूल उठाया और पूरी ताकत से उस आईने पर मारा और वो आईना किसी भी मामूली शीशे के टुकड़े की तरह टूटकर पूरे कमरे में बिखर गया। और उसके टूटते ही मुझे पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ और ही हुआ। मेरे फ्लैट की दीवारों में अचानक से दरारें पड़ने लगी। सारा सामान अपने आप गिरने टूटने लगा। एक पल को लगा जैसे भूकंप आ रहा है और शायद पूरी बिल्डिंग गिर पड़ेगी। लेकिन पूरा फ्लैट उथल पुथल हुआ। चीजें टूट फूट कर जब कुछ और बचा नहीं टूटने फूटने को, तब कहीं जाकर सब अपने आप शांत हुआ और छत पर से एक बार फिर चहलकदमी की आवाजें आने लगी। वो आवाज दरवाजे तक गई। दरवाजा खुला और बंद हो गया। मैं घर से निकला नीचे संदीप भैया का हाल देखने, तो पूछताछ हुई
मेरी खिड़की से ही संदीप भैया की मौत हुई थी, इसलिए छानबीन हुई। मेरे घर में उन्हें जो चोटें लगी थी उनसे बने खून के निशानों की बिना पर शक मुझ पर ही आया और मेरी बेगुनाही का कोई सबूत ना होने की वजह से मुझे सजा तो हुई, लेकिन मेरे बयान की वजह से मुझे कुछ महीने ऑब्जर्वेशन में पागल खाने में रखने को कहा गया। लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं और मैं यही पागल खाने में हूं। बाकी सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जब मैं आईने में खुद को देखने जाता तब मेरे पीछे छत पर मुझे चलते टहलते 3 लोग दिखाई देते हैं, जिनके हुलिये ऐसे हैं कि कोई होश में भी देख ले तो पागल हो जाए। यहां के डॉक्टर्स की गलती नहीं है। मैंने कितनी बार उनसे कहा है कि अंधेरे में आईना देखिए, कोई ना कोई जरूर आपको दिखाई देगा, लेकिन मानते ही नहीं है मेरी बात, सीधे शौक देने लगते हैं। मैं बेहोश हो जाता और बेहोशी में ही चहलकदमी की आवाजें मुझे सुनाई देती है और आंख खोलते ही छत पर कदमों के निशान दिखाई देते हैं। मेरी एक गलती ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। द घोस्ट ऑफ पर अगली कहानी में सुनेंगे कि कैसे एक मीडिया जर्नलिस्ट फंस जाता है एक हॉन्टेड एयरपोर्ट पर। वो कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद। That is the way he lived. That is what he leaves us.